हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के लिए एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम 15 मार्क्स के हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस देखेंगे एंड 15 मार्क्स के अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज से क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए एंड मेरे सही उत्तर को टिक करने से पहले आप अपने उत्तर जरूर सेलेक्ट करिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि इन 30 क्वेश्चंस में से आपने स्कोर कितना किया है। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है स्वाभाविकता, सेकंड अस्पष्टता, थर्ड बोधगम्यता एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो मौखिक अभिव्यक्ति में जो गुण, जो विशेषता होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए। 31 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता भी होनी चाहिए, अस्पष्टता भी होनी चाहिए और बोधगम्यता भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों, फर्स्ट ऑप्शन है को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। सेकंड है छात्रों के मन से भय एवं झिझक की भावना को निकालनी चाहिए। थर्ड है ऐसे बालकों को अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे बात की जा रही है वैसे छात्रों की, वैसे स्टूडेंट्स की जिनको बोलने में कठिनाई होती है। तो वैसे छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास, बोलने व पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए, उनके मन से भय एवं झिझक की भावना भी निकालनी चाहिए और इसके साथ ही उनको अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33, किसी छात्र में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु निम्न में से सबसे उत्तम उपाय क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है उसको हमेशा सकारात्मक प्रलोभन दिए जाए, सेकेंड है उसके आत्मसम्मान को सुरक्षित किया जाए, थर्ड है उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण किया जाए एंड फोर्थ ऑप्शन है उसको प्रशंसा द्वारा खूब खुश किया जाए। तो किसी छात्र में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए जो उपाय सर्वोत्तम है, जो सबसे बेस्ट है, वो क्या होगा। 33 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण किया जाए। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया आपसे कि समूह शिक्षण, फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल में शिक्षकों के समूह के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है। थर्ड ऑप्शन है संसाधनों, रुचि व विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। तो समूह शिक्षण क्या है। 34 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, संसाधनों, रुचि व विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35, पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यात करनी चाहिए जैसा कि दिया गया है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा दें। थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको कि शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करनी चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में या फिर घर में नोट्स बनाएं। तो पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए जो संवेदनशील मुद्दा है उसको पढ़ाते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बताना है आपको इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए। 35 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करते हुए पढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, मूल्यांकन का प्रयोजन है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। सेकंड है बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना। थर्ड ऑप्शन है बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना एंड फोर्थ ऑप्शन है उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो मूल्यांकन का जो प्रयोजन है, उसका जो उद्देश्य है वो क्या है। 36 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना।
क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है आपसे कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा फर्स्ट ऑप्शन है लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। सेकंड ऑप्शन है केवल सर्वनाम का प्रयोग जानती है। थर्ड है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है। एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी देख सकते हैं क्योंकि केवल जो है वो निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो जब आप ऑप्शन 2 देखोगे, 3 देखोगे एंड 4 देखोगे तो इन तीनों में केवल यूज किया गया है, तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38। भाषा फर्स्ट ऑप्शन है नियमों की जानकारी से ही निखरती है। सेकंड है विद्यालय में ही सीखी जाती है। थर्ड है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। एंड फोर्थ ऑप्शन है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से देख सकते हैं क्योंकि ही जो है यानी कि जो फोर्सफुली कहा जाए नियमों की जानकारी से ही, यदि नियमों की जानकारी न हो तो भाषा नहीं निखरेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्सफुली कहा जा रहा है कि नियमों की जानकारी से ही निखरती है, इसलिए ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाएगा। फिर है विद्यालय में ही सीखी जाती है यानी कि भाषा का अर्जन कहीं भी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन 2 रॉन्ग हो जाएगा। और फिर है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, इसलिए ऑप्शन 4 भी रॉन्ग हो जाएगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव आप लोग ध्यान में रखें, यदि आप लोग बोलोगे तो इस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें आप निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड को समझ पाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 39। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है यानी कि अनुकूल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। सेकेंड है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। थर्ड है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के जो अनुकूल है वो ऑप्शन 2 है आपका, 3 है आपका एंड 4 है आपका। और जो भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है यानी कि जो अनुकूल नहीं है वो है आपका ऑप्शन 1। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 40। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कितनी बार कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी डिस्कशन की जरूरत है। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, मौन पठन में मुख्यतः फर्स्ट ऑप्शन है शब्द भंडार विकसित किया जाता है। सेकंड है मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है। थर्ड है गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। सेकंड ऑप्शन है एकांकी को बच्चे घर से पढ़ कर आएं और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे। थर्ड है शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाएं। एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चों से सुने। तो एकांकी पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, कहानी सुनाने से फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। सेकंड है बच्चे प्रसन्न होते हैं। थर्ड है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो कहानी सुनाने से क्या फायदा होता है ये बताइए। 43 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 44, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है सुंदर लेख का अभ्यास। सेकंड है अपने अनुभवों को लिखना। थर्ड है श्रुत लेख। एंड फोर्थ ऑप्शन है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए जो विधि बेहतर है वो क्या है। 44 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, अपने अनुभवों को लिखना। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है आपसे कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। फर्स्ट ऑप्शन है बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। सेकंड है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। थर्ड है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा
संसाधनों का अभाव है। 45 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 54 तक के जवाब देने के लिए आपको नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो रीड कर लेते हैं इसको। लिखा है यहाँ पे कि भारत अभी भी एक विकासशील देश है और अन्य अनेक देशों की तरह यह भी अनेक पर्यावरणीय मुद्दों में अटका हुआ है। निर्धनता चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है और अपर्याप्त साफ सफाई तथा स्वच्छ पेयजल सहित अनेक समस्याएं परेशानी का सबब बनी हुई है। जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण तथा निर्वनीकरण करती जा रही है। दूसरी ओर आर्थिक विकास और तकनीकी तरक्की भी प्राकृतिक संसाधनों का भीषण दोहन कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह हुआ है कि वायु, जल और नाभिकीय प्रदूषण बढ़ गया है। भारत सरकार प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान दे रही है और इस चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए अनेक पर्यावरणीय नीतियां बना रही है, परंतु उनको सही मायने में चरितार्थ करने के लिए अभी काफ़ी कुछ करना होगा। प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं हैं जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, मिट्टी और भूमि की दुर्गति, जैव विविधता का ह्रास, वायु एवं जल प्रदूषण। ये सभी जीवंत पर्यावरण के संतुलन को विचलित कर रहे हैं। यह अनुभव रहा है कि मानव का शांतिपूर्ण अस्तित्व अब एक दीवा स्वप्न भर रह गया है। आपदाओं का संभावित परिदृश्य हमारे अस्तित्व और धरती माँ के लिए खतरे की लटकती तलवार बन गया है। यह इसलिए हो रहा है कि हम पंच तत्व वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और भूमि के बीच सह अस्तित्व और संतुलन की कुंजी खो चुके हैं। यदि पंच तत्व के बीच संतुलन या साम्यावस्था नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पंच तत्व में कुछ परिवर्तनों, विचलन के कारण ही प्राकृतिक आपदाएं घट रही है। पिछले 15 वर्षों में चक्रवात, बाढ़, सूखा, बर्फीले तूफान, गर्म और शीतलहरों की आवृत्ति और उग्रता काफी बढ़ गई है। यह केवल भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में हो रहा है। 30 वर्ष पूर्व आधी दुनिया घोर गरीबी में रहती थी। $1.5 प्रतिदिन की आय के गरीबों की संख्या पहले से आधी रह गई है। तकनीकी आविष्कार और संस्थागत सुधारों के कारण प्रगति के बावजूद विशेषकर मध्यम आय वाले देशों में लोगों की आवश्यकताएं काफ़ी बढ़ गई है। अनेक देशों में प्रति व्यक्ति आय पहले से दुगनी हो गई है, फिर भी भूखे लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। वर्ष 2010 में ऐसे लोगों की संख्या 1 अरब से ऊपर चली गई थी। इतने लोगों के भूख और गरीबी से ग्रस्त होने के कारण आर्थिक विकास और गरीबी मिटाना विकासशील देशों की पहली प्राथमिकता बनी हुई है। भारत इन्हीं देशों में से एक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका कि विकासशील देशों की पहली प्राथमिकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्थिक विकास कम करना, सेकंड है निर्धनता उन्मूलन, थर्ड है आय में वृद्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है भूखों को भोजन देना। तो विकासशील देश जो हैं उनकी जो पहली प्राथमिकता है वो क्या है। 46 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, निर्धनता उन्मूलन, यानी कि गरीबी को कम करना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही है, सेकंड है गरीबों की संख्या पहले से कम नहीं हुई है, थर्ड है भूखे लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी देशों में प्रति व्यक्ति आय पहले से दुगनी हो गई है। तो इन चारों कथनों में, इन चारों स्टेटमेंट्स में जो कथन सत्य है उसे चूज करिए। 47 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, भूखे लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से प्रमुख पर्यावरणीय समस्या या फिर समस्याएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, सेकंड प्राकृतिक आपदा, थर्ड जैव विविधता में कमी एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 48 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, प्रतिदिन में कौन सा समास है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मधारय समास, सेकंड है अव्ययी भाव समास, थर्ड है द्वंद्व समास एंड फोर्थ ऑप्शन है द्विगु समास। 49 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, अव्ययी भाव समास।
क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है आपसे कि चरितार्थ का संधि विच्छेद है, तो चरितार्थ का इन चारों ऑप्शंस को देख के बताइए कि सही संधि विच्छेद किसमें किया गया है। 50 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 चरित धन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का क्षारीय होना, सेकंड है प्राकृतिक संसाधनों का सड़ जाना, थर्ड है प्राकृतिक संसाधनों में कमी होना एंड फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों में कोई वृद्धि न होना। तो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण जो है इसका अर्थ क्या है। 51 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 प्राकृतिक संसाधनों में कमी होना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 किन देशों में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई है। फर्स्ट ऑप्शन है मध्यम आय वाले देशों में, सेकंड है निर्धन देशों में, थर्ड है निम्न आय वाले देशों में एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी देशों में। तो अभी जब हम गद्यांश पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था कि मध्यम आय वाले देशों में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई है। 52 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका साम्य अवस्था का तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है समान अवस्था, सेकंड है सामने की अवस्था, थर्ड है समकालीन अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 53 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 समान अवस्था। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका किसकी आवृत्ति और उग्रता काफी बढ़ गई है। फर्स्ट ऑप्शन है निर्धनता, सेकंड विकास, थर्ड प्राकृतिक आपदा एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 54 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और उग्रता काफी बढ़ गई है। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर 60 तक को सॉल्व करने के लिए आपको नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। लिखा है यहाँ पर कि एनजीओ अर्थात नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात गैर सरकारी संगठन किसी मिशन की तरह चलाए जाते हैं। सामाजिक समस्याओं को हल करना और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों को बल देना एक एनजीओ का मुख्य उद्देश्य होता है। एनजीओ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पर्यावरण, शिक्षा, संस्कृति, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, महिला समस्या, बाल विकास इत्यादि हो सकते हैं। पहले एनजीओ के क्षेत्र में वे ही लोग आते थे जो समाज सेवा करना चाहते थे, किंतु अब एनजीओ रोजगार का एक उभरता हुआ क्षेत्र बन चुका है। इसलिए अब एक सोची समझी रणनीति के तहत इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के दृष्टिकोण से लोग एनजीओ में आने लगे हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाले एनजीओ में रोजगार न सिर्फ समाज सेवा का सुकून बल्कि अच्छे वेतन की गारंटी भी देता है। एनजीओ के प्रति आकर्षण का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि वर्तमान समय में हमारे देश में सक्रिय सूचीबद्ध एनजीओ की संख्या एक रिपोर्ट के अनुसार 33 लाख के आसपास है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एनजीओ है, लगभग 4.8 लाख। इसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ 4.6 लाख एनजीओ है। उत्तर प्रदेश में 4.3 लाख, केरल में 3.3 लाख, कर्नाटक में 1.9 लाख, गुजरात व पश्चिम बंगाल में 1.7 लाख, तमिलनाडु में 1.4 लाख, ओडिशा में 1.3 लाख तथा राजस्थान में 1 लाख एनजीओ सक्रिय है। इसी तरह अन्य राज्यों में भी बड़ी संख्या में गैर सरकारी संगठन कार्यरत है। दुनिया भर में सर्वाधिक सक्रिय एनजीओ हमारे देश में है। दान, सहयोग और विभिन्न फंडिंग एजेंसियों के जरिए एनजीओ क्षेत्र में अरबों रुपए आते हैं। अनुमान है कि हमारे देश में हर साल सारे एनजीओ मिलकर 40,000 से लेकर 80,000 करोड़ रुपए तक जुटा लेते हैं। एनजीओ को सबसे अधिक धन सरकार मुहैया कराती है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका एनजीओ के कार्यक्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृति, सेकंड पर्यावरण, थर्ड मानव अधिकार एंड फोर्थ ऑप्शन है चिकित्सा। 55 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है एनजीओ, सेकंड एनजीओ में रोजगार के अवसर, थर्ड है समाज सेवा एंड फोर्थ ऑप्शन है भारत में एनजीओ। 56 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 एनजीओ में रोजगार के अवसर। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका एनजीओ को सर्वाधिक धन कौन प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है निजी संस्थान, सेकंड अमेरिका, थर्ड सरकार एंड फोर्थ ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय।
तो एनजीओ को जो सर्वाधिक धन देते हैं, सबसे ज़्यादा धन प्रदान करते हैं, वो है ऑप्शन 3 यानी कि सरकार। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, प्रस्तुत गद्यांश में सबसे कम एनजीओ की संख्या किस राज्य में बताई गई है? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकंड ओडिशा, थर्ड राजस्थान एंड फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो जिस राज्य में सबसे कम एनजीओ की संख्या बताई गई है वो है आपका ऑप्शन 3 यानी कि राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है सहयोग, सेकंड समाज सेवा, थर्ड कैरियर एंड फोर्थ ऑप्शन है राज्य सरकार। 59 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। प्रस्तुत गद्यांश में राज्य सरकार के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, सक्रिय शब्द है, फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञा, सेकंड विशेषण, थर्ड सर्वनाम एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रिया। 60 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 विशेषण। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया जो कि आपके सीटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।